तो मूवी की शुरुआत में हम के नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी आंख साइबेरियन आर्मी बेस में खुलती है। तभी उसके पास उसकी बीवी का फोन आता है जो कि पूछती है कि तुम कहाँ हो। तो के को पता ही नहीं था कि वो कहाँ है। बाहर उसे रशियन सोल्जर्स की टोली दिखाई पड़ती है। उसे अचानक सिगरेट पीने की तलब मचती है पर वहाँ थी नहीं। तो वो दरवाजा खोल के एक बेल बजाता है। एक आदमी आता है पर दरवाजा खोलने के बजाय गोली चला देता है। वापस कमरे में आकर उसे खिड़की के बाहर एक बाथटब और एक पैकेट सिगरेट रखी दिखाई पड़ती है। के खिड़की तोड़ सिगरेट की ओर भागता है तो एक रशियन सोल्जर उसका पीछा करते हुए उस पर गोलियां चलाने लगता है। किसी तरह जद्दोजहद करते हुए के सिगरेट के पास पहुंच जाता है लेकिन वो सोल्जर उसे गोली मार देता है। तभी उसकी आंख अपने घर के बाथटब में खुलती है और मालूम पड़ता है कि वो बस सपना देख रहा था। के बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान है, खुद पर उसे बड़ा विश्वास है और अपने आप को सभी से ऊपर मानता है और अपने आगे वो किसी की नहीं सुनता। एक सिगरेट खत्म होती तो दूसरी, दूसरी खत्म होती तो तीसरी, ऐसे ही हर समय के सिगरेट पीता रहता था, फिर चाहे जहाँ हो जैसे भी हो। उसकी इस आदत से उसकी पत्नी अंजलि तंग आ चुकी थी। के अपने साइकियाट्रिस्ट मित्र को अपने सपने के बारे में बताता है कि ये सपना मुझे रोज क्यों आता है और बर्फ के बीच में बाथटब क्यों रखा है। दोस्त कहता है कि सिगरेट की तुम्हें इतनी बुरी तरह आदत पड़ गई है कि तुम्हें डर लगने लगा है कि किसी दिन नहीं मिली तो क्या होगा, और अगर किसी दिन तुम सिगरेट के पैकेट के पीछे जाने के बजाय बाथटब में कूद जाओ तो शायद कोई और रास्ता निकल आए। के घर में अपनी बीवी के साथ दो दोस्त आते हैं। मर्द लोग अलग और औरत लोग अलग अपना अपना परपंच कर रहे थे। मर्दों के बीच बात चल रही थी कि सिगरेट में क्या खराबी है, इतनी छोटी सी चीज है, इसके पीछे लोग क्यों पड़े हैं। उधर अंजलि कहती है कि मैं के की इस आदत से तंग आ चुकी हूँ और फैसला किया है उसे डिवोर्स देने का। यहाँ पता चलता है कि के भाई जे को अस्थमा है और उसका दाहिना लंग ऑपरेशन करके निकाल दिया गया है। ये सब बातें बस साइकियाट्रिस्ट वाले मित्र से ही हो रही थी। बाकी दूसरा दोस्त सिगरेट पीने के बजाय खाने में लगा था। सभी लोग डिनर करने बाहर जाते हैं तो के रोड पर खड़े सिगरेट पी रहा था क्योंकि रेस्टोरेंट में अलाउ नहीं था। तभी वहाँ उसे अपना पुराना दोस्त अब्बास मिलता है तो उसे भी सिगरेट ऑफर करता है पर वो पीता नहीं। इतने में अंजलि भी बाहर आ जाती है तो उसे अजीब लगता है ये देख के कि अब्बास ने हाथ में दस्ताने पहने हैं और कान में कोई मशीन लगाई हुई है। अब्बास हिचकिचाते हुए बताता है कि एक एक्सीडेंट में उसकी उंगलियां कट गई इसलिए दस्ताने पहने हैं और सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है इसलिए मशीन पहनी है। के फिर से जिद करने लगता है कि एक कश तो मार लो, क्या दिक्कत है। अब बात के ईगो पर आ गई थी तो वो जबरदस्ती करने पर उतर आता है तो अब्बास उसे धक्का दे देता है। अब्बास अंजलि को एक विजिटिंग कार्ड पकड़ाते हुए कहता है कि अगर तुम वाकई में उसकी सिगरेट की लत छुड़ाना चाहती हो तो उसे प्रयोगशाला नाम की रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजो। अंजलि और के बीच प्रयोगशाला जाने की बात होती है पर के वहाँ जाने के लिए साफ मना कर देता है। अंजलि के से तलाक की बात करती है पर के तलाक देने को भी नहीं मानता। के जाने के बाद अंजलि एंगेजमेंट रिंग निकाल अपना सारा सामान लेके चली जाती है। के अपने भाई जे से मिलने अस्पताल जाता है तो उसके डॉक्टर उसे भी प्रयोगशाला का कार्ड देता है ये कहते हुए कि तुम सिगरेट बहुत पीते हो, यहाँ जाओ वो एकदम छुड़वा देंगे। घर जाकर पता चलता है कि अंजलि घर छोड़ के चली गई है तो वो उसे फोन करके कहता है कि तुम वापस आ जाओ, मैं प्रयोगशाला जाने के लिए तैयार हूँ। के अब्बास को फोन करता है तो अब्बास उसके लिए तुरंत अपॉइंटमेंट बुक करने को तैयार हो जाता है। अब्बास प्रयोगशाला सेंटर में फोन करके के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर देता है। देखने वाली बात ये थी कि कॉल सेंटर में सिर्फ महिलाएं काम करती थी, वो भी बुर्का पहन के प्रयोगशाला की तरफ जा ही रहा था कि तभी एक किन्नर उससे पैसे मांगती है तो वो कहता है कि छुट्टा नहीं है तो किन्नर ही उसके ऊपर चिल्लर मारते हुए कहती है कि रख ले, काम आएगा। कार्ड पर किसी कलकत्ता कारपेट नाम की दुकान का पता लिखा था तो वो वहीं पहुंच जाता है। वहाँ उसे बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि उसके हाथ को स्कैन करता है तो के की सारी जानकारी उसमें आ जाती है। फिर उसके बाद वो एक ढक्कन खोलता है जिसका रास्ता नीचे की ओर जाता था। नीचे जाके उसे एक और बस्ती मिलती है। इसी बीच हमें एक पारदर्शी आकृति दिखाई पड़ती है जो कि किसी भूत जैसी लग रही थी, मानो कोई आत्मा टहल रही हो। उसे बुरखे में एक औरत मिलती है जो कि प्रयोगशाला की ही मेंबर थी। प्रयोगशाला की ओर जाते समय उसे जेल में बंद खूब सारे लोग दिखाई पड़ते हैं जो कि उसे ही घूरे जा रहे थे। प्रयोगशाला पहुंचकर के को किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है तो वो काफी डर जाता है कि यहाँ किस तरह का इलाज होता है। अब वहाँ आते हैं श्री 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 प्रकाश गुरु घंटाल बाबा बंगाली सियालदा वाले, जिन्हें सब गुरु जी कहकर पुकारते थे और वही लोगों की सिगरेट छुड़वाने का काम करते थे। के पूछता है कि आप नशा कैसे छुड़वाते हैं, सर पे बंदूक रख के। तो गुरुजी और बाकी सभी हंसने लगते हैं। गुरुजी उसके सामने एक लंबी चौड़ी बड़ी और मोटी सी किताब लाकर रख देते हैं जो कि एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था। के इतना तो नहीं पढ़ने वाला था तो उसे एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिस पर साइन करना था। उस पर लिखा था कि जो गुरुजी बोलेंगे वही उसे करना होगा, अगर सिगरेट पीना छोड़ना है तो। के कहता है कि अगर मैं दस्तखत ना करूं तो क्या करोगे। उसके पास 4 मुस्टंडे आते हैं और उसे उठा के एक छोटी सी जेल में बंद कर देते हैं जहाँ वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर गुरुजी कहते हैं कि हमारी प्रयोगशाला में ये हमारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी सिगरेट पीने की तीव्र इच्छा को, तुम्हारी इस गैर जिम्मेदाराना आदत को संपूर्ण तरीके से खत्म कर दें, और अगर हम हमारी कोशिशों में चूके और तुम्हारा इलाज करने में असफल रहे तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता है जिस पर कोई भी चलना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आत्मा है तो शरीर ईश्वर है, आत्मा नहीं तो शरीर नश्वर है। के उनकी बातों को मानते हुए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन
साइन कर ही देता है। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे इलाज की फीस होगी 21 लाख और मेरी फीस होगी सिर्फ 1 रुपया, जो कि मैं कैश में लूंगा सिर्फ तुमसे ही। के का दिमाग खराब हो जाता है कि इतनी फीस कौन लेता है भला। गुरुजी उससे पूरा हिसाब बताते हैं कि अब तक सिगरेट के चक्कर में वो 40 लाख से भी ज्यादा खर्चा कर चुका है और अगर नहीं छोड़ी तो आगे चलकर ये 2 गुना हो जाएगा, तो उससे तो कम ही है 21 लाख। के चेक पर साइन ना करते हुए वहां से बाहर जाने के लिए निकलता है, पर घूम फिर के वापस वहीं आ जाता है। सब उस पर बंदूक तान देते हैं और बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं था, तो ना चाहते हुए भी उसे साइन करना ही पड़ता है। गुरुजी उससे अपनी फीस 1 रुपए मांगते हैं, पर उसके पास थे नहीं, तो वो बाद में देने को कह देते हैं। वो उसको बांध के बताते हैं कि अगर आज के बाद तुमने सिगरेट पी तो उसके नतीजे भी भुगतने को तैयार रहना। पहली सिगरेट सुलगाने पर तुम्हारे भाई को इस गैस चैम्बर में 5 मिनट के लिए डाला जाएगा, जिसमें सिगरेट का धुआं भरा हुआ है। अगर दूसरी सिगरेट तुमने सुलगाई तो तुम्हारी 2 उंगलियां काट दी जाएंगी। इसीलिए अब्बास एक हाथ में हमेशा दस्ताने पहन कर रखता था, क्योंकि उसे यही सजा मिली रही होगी जब उसने दूसरी बार सिगरेट पी होगी। अगर तीसरी सिगरेट पी तो फिर तुम्हारी पत्नी तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाएगी, यानी कि मारी जाएगी। फिर अगर चौथी सिगरेट सुलगाई तो तुम्हारा भाई अगर बचा होगा तो वो, और अगर नहीं बचा तो तुम्हारी माँ को गैस चैम्बर में डाल देंगे। दिल फिर भी नहीं माना और 5वीं बार सिगरेट सुलगाई तो तुम्हें कोई मना नहीं करेगा, फिर तो तुम ही नहीं बचोगे। के बार बार यही कह रहा होता है कि मैं यहाँ दोबारा नहीं आने वाला, चाहे जो कर लो। तो एक आदमी उसे मुक्का मार के बेहोश कर देता है। होश आने पर वो अपने आप को बाहर पाता है। बूढ़ा आदमी बिल पकड़ाते हुए कहता है कि कालीन आपकी गाड़ी में चढ़ा दी है, अब आप जा सकते हैं। के अब्बास को फोन कर रहा होता है, पर वो फोन नहीं उठा रहा होता, क्योंकि वो जानता था कि के क्या कहेगा। हम देखते हैं कि प्रयोगशाला की तरफ से अब्बास को एक डब्बा मिलता है जिसमें कि उसकी एक उंगली रखी थी। मतलब कंडीशन ये थी कि अगर आप किसी और को प्रयोगशाला में आने के लिए मना लेते हैं तो आपकी उंगली वापस मिल जाएगी। कमाल की बात यह है कि उंगली में न जाने क्या ही यंत्र लगा था कि वो अब्बास के हाथ से वापस से जुड़ जाती है। कि डॉक्टर को फोन करके बताता है कि मैंने देखा कि उसने तुम्हारी माँ के साथ क्या किया, आखिर उसे कैसे पता चलेगा कि मैंने सिगरेट कब पी। डॉक्टर कहता है कि अगर खुद के मरने से पहले अपनी फैमिली को मरता नहीं देखना चाहते तो ऐसी गलती मत करना। जब उसे पता चलता है कि वो किसी और के कहने पर वहां गया था तो वो के पर बहुत चिल्लाता है कि जब मैंने कहा तो किसी और के कहने पर क्यों गए। शायद डॉक्टर को भी कुछ वापस मिलने वाला था अगर वो किसी की अपॉइंटमेंट दिलवाता, पर अब उसका चांस चला गया। कि किसी भी चीज की फिक्र ना करते हुए मस्त सिगरेट मुंह में लगाता है और लाइटर को जलाने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी गाड़ी के शीशे अचानक फूट पड़ते हैं। धमाका इतनी जोर का था कि उसके सुनने की शक्ति जा चुकी थी, तो उसे कान की मशीन लगानी पड़ जाती है। के नोटिस करता है कि एक ही शक्ल का आदमी अलग अलग भेष में उसके आसपास दिख रहा है। वो आदमी प्रयोगशाला का ही मेंबर था जो के पर नजर रखे हुए था। अब हमें के की सेक्रेटरी एनी देखने मिलती है, जो कि अंजलि जैसी ही लगती थी। एनी के की सेक्रेटरी से भी बढ़कर ज्यादा ही कुछ थी। अब्बास खुद तो फंसा ही था, ऊपर से के को भी फंसा दिया। पर दोनों मिलकर अपने पुराने दिनों को याद करते हैं जब दोनों सिगरेट पिया करते थे। के फैसला करता है कि वो सिगरेट पिएगा, देखते हैं कहां तक वो मेरा पीछा करता है। के प्लान बना के विदेश के किसी एक जगह जा पहुंचता है जिसके बारे में उसको खुद को भी नहीं पता था। वो सिगरेट जलाता भरा है कि तभी अचानक वहाँ एक आदमी फोन लेके प्रकट हो जाता है जमीन से। गुरुजी को पता चल गया था कि उसने सिगरेट पी, तो पहले सिगरेट की सजा के तौर पर वो लोग उसके भाई को उठा के गैस चैम्बर में डाल देते हैं। के भाग कर पहुंचता है गुरुजी के पास, तो वो 21 लाख रुपए फिर से भरने को कहते हैं जुर्माने के तौर पर, और उसके सिगरेट पीने की सजा मिलती है उसके भाई को। के पैसे भर देता है तो उसका भाई भी मिल जाता है, जो कि मरते मरते बचा। के अपने भाई से मिलने जाता है तो उसका भाई उसे जाने को कह देता है, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। के अपने ऑफिस में सिगरेट पीना पूरी तरह से बैन करवा देता है। कोई पिएगा नहीं तो उसका भी पीने का मन नहीं करेगा। के को एक पुराना दोस्त मिलता है एलेक्स, जो कि विदेश से भारत वापस आया था सिगार का व्यापार करने के लिए। वो उसे सिगार लॉन्च पर बुलाता है और एक बार सिगार जला के एक कश लेने को कहता है। के मना कर रहा था, लेकिन बात ईगो पे आ गई थी, तो आदमी उसे जबरदस्ती पिलाने लगता है, लेकिन जलने से पहले वो सिगार थूक देता है। के पास तुरंत फोन आता है पुलिस ऑफिसर का, जो कि उसके ही घर की तलाशी ले रहे थे। वो बताते हैं कि आपकी बीवी का फोन आया था, पर जब तक हम पहुंचे चीजें अस्त व्यस्त थी और खून के निशान भी हैं। के कहता है कि अंजलि तो मेरे साथ है, पर उसे वो वहाँ कहीं भी नहीं दिखती। वो जल्दी से घर पहुंचकर पुलिस को बताता है कि ये सब बाबा बंगाली ने किया है। के गुरुजी को फोन करके कहते हैं कि मैंने सिगरेट नहीं पी, उसके जलने से पहले मैंने उसे थूक दिया था। गुरुजी दोबारा से फुटेज चेक करते हैं तो पता चलता है कि के सच बोल रहा है, पर अफसोस उन्होंने अंजलि को मार डाला था। गड़बड़ ये हुई कि दूसरी बार सिगरेट जलाने पे उंगलियां काटनी थी, पर हाथ जबरदस्ती उसके पकड़ रखे थे एलेक्स के लोग ने, इसलिए अंजलि को मार डाला। के कहता है कि ये सब पुलिस को बताओ, तो फोन अचानक कट जाता है और देखने पे पता चलता है कि फोन से उस कॉल की हिस्ट्री गायब है, जैसे कभी फोन ही ना किया गया उस नंबर पे। वो दोबारा वही नंबर मिलाता है तो नंबर ही गलत बता रहा था। कि अब्बास को बुलाता है कि वो सब कुछ बताए, पर वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो कि वो क्या कह रहा है। उसकी सारी उंगलियां भी एकदम सही थी। अब्बास उसके कान में कहता है कि चुप रहो, कुछ मत बोलो, वरना तेरी जिंदगी
ऐसा बुरा सपना बन जाएगी कि तुझे समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। मतलब अब्बास नाटक कर रहा था और शायद उसने एक और कस्टमर भेज दिया होगा जिसके चलते उसे अपनी दूसरी उंगली भी मिल गई। वो पुलिस को कालीन की दुकान ले जाता है पर उसे कोई भी खुफिया रास्ता नहीं मिलता जिससे प्रयोगशाला जाते थे। पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है तो के कहता है कि मुझे सिगरेट पीना होगा, मैं सिगरेट पीऊंगा, मेरा फोन बजेगा और तब सब खुलासा हो जाएगा। वो सिगरेट पीना शुरू करता है और खत्म होते होते फोन आता है कि उसके भाई ने खुद की जान ले ली है। के कहता है कि उसने खुद को नहीं मारा बल्कि मारा गया है। तो पुलिस बताती है कि उसके पास एक कागज मिला है जिसमें लिखा है कि खुद को मारने का जिम्मेदार वो तुमको और तुम्हारी सिगरेट पीने की आदत को मानता है। के कहता है कि वो जर्मनी में रहता है, उसे तो हिंदी लिखने भी नहीं आती, मेरी माँ जर्मन ट्रांसलेटर है तो माँ के जरिए ही उससे बात होती थी। पुलिस को यही समझ आता है कि ये बस नाटक कर रहा है, खून इसी ने किया है, तो उसे जेल में बंद कर देते हैं जहाँ काफी पानी भरा था। वो गिरा जेल के भरे पानी में था लेकिन होश आता है उसे अपने बाथ टब में। उसे घर में एक बक्सा मिलता है जो कि प्रयोगशाला की तरफ से आया हुआ था। उसमें होता है सिगरेट शास्त्र की लंबी चौड़ी मोटी किताब जिसे के 2-4 दिन लगाकर पूरी पढ़ डालता है। उसे पता चलता है कि जा रहे साल के आखिरी मिनट और आने वाले साल के पहले मिनट के बीच के समय को 0 मिनट कहा जाता है। हर व्यक्ति जो इस प्रोग्राम में है वो नियुक्त जगह पर 0 मिनट में धूम्रपान कर सकता है। नया साल आने में सिर्फ आधा घंटा ही बचा था तो के बाहर खड़ी पुलिस से बचते हुए उस जगह पहुंच जाता है। सिगरेट पीने की तलब जो इतनी थी, हमें देखने मिलता है कि गुरुजी भी वहां पहुंचे हुए हैं सिगरेट पीने। सही समय आते ही वहां खड़े सभी लोग सिगरेट फूकना शुरू कर देते हैं जिसे देखते हुए के हैरान था कि इतने लोग शामिल हैं इस सब में। वो स्टेज पर चढ़कर गुरुजी को देखता है कि वो भी पी रहे हैं तो वो उनकी तरफ इशारा कर देता है तो पब्लिक उन्हें पीटने भागती है। के भीड़ के बीच घुसने की कोशिश करता है पर शायद उसे ही कोई मार देता है और वो बेहोश हो जाता है। फोन की घंटी से उसे होश आता है तो वो खुद को फिर से उसी साइबेरियन आर्मी बेस में पाता है। फोन पे अंजलि थी तो वो कहता है कि तुम जिंदा हो, मैं शायद सपना देख रहा था, तुम्हें याद है वो सपना जो मुझे बाथरूम में आता था। अंजलि कहती है कि कौन सा सपना, कहाँ हो तुम। के कहता है कि तुमने यहाँ कैसे फोन किया, तो अंजलि कहती है ऑफिस से। तो के कहता है कि कैसे, तो अंजलि कहती है कि मैं ही तो तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, तुम नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि मैं तुम्हारी पत्नी भी हूँ, तुम्हें अच्छा लगता था जब हमारे बारे में लोग गॉसिप करते थे। के कहता है कि मेरी सेक्रेटरी की तो शादी हो चुकी है, तो अंजलि कहती है कि हाँ हुई है, तुमसे ही तो हुई है मेरी शादी। के सोचता है कि ये सब बस एक बुरा सपना है, मैं सिगरेट पीऊंगा और फिर बंगाली बाबा मुझे मार देगा। के सिगरेट ढूंढता है पर उसे मिलती नहीं। उसे बाहर बाथटब दिखता है तो उसे अपने साइकियाट्रिस्ट की बात याद आती है कि सिगरेट के बजाय बाथटब में कूद के देखना। खिड़की तोड़कर भागते हुए के बाथटब में छलांग लगा देता है। पानी में तैरते हुए वो नाली के जरिए एक जेल के अंदर जा पहुंचता है जहां और भी कई लोग थे उसके जैसे कपड़े पहने। के कहता है कि मुझे तो बाथटब से निकलना था, यहाँ कैसे आ गया। वहां खड़ा एक आदमी कहता है कि कोई कबर्ड से निकलता है, कोई अलमारी से, कोई बिस्तर के नीचे से निकलता है। के देखता है कि शीशे के उस पार वही खड़ा है तो आदमी कहता है कि ये तुम्हारा शरीर है, उसे कुछ नहीं दिख रहा, तुम चाहो तो उससे बात कर सकते हो लेकिन इस फोन में 1 रुपए का सिक्का डालना होता है, शायद तुम भी 1 रुपए देना भूल गए, मैं भी भूल गया। अब हम देखते हैं कि के शरीर के पास डॉक्टर बंगाली बाबा और अंजलि आते हैं। अंजलि कहती है कि इन्होंने बोला है कि सब सही हो जाएगा, धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। के कहता है कि मुझे लगा कि कोई मुझे बुला रहा है, तो बंगाली बाबा कहते हैं कि वो आपकी आवाज थी, आपके अंतरात्मा की आवाज। एक आदमी के की आत्मा से कहता है कि नहाने का समय हो गया है, चलो। के सलाखों से बाहर झांकता है तो उसे अपना साइकाइट्रिस्ट वाला दोस्त प्रयोगशाला जाते नजर आता है। ये वैसा ही था जब पहली बार के प्रयोगशाला जा रहा था और लोग उसे जेल के अंदर से घूर रहे थे। आज के उसी जेल में था। एक लड़की बुर्का पहनते पहनते घोषणा करती है कि जिन्होंने पैसे भरे हैं उन्हें नहाने की जरूरत नहीं है, बाकी लाइन में खड़े हो जाएं। चलते चलते उसे अपना बाथटब दिखाई पड़ता है जिससे वो हमेशा निकलता था। उसे वही पुलिस वाले दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने उसे हिरासत में लिया था। के उन पुलिस वालों को पकड़ने जाता है पर वो उनके आर पार हो जाता है। के को याद आती है गुरुजी की वो बात कि उन्होंने कहा था कि वो उसकी सिगरेट पीने की आदत को कैसे भी छुड़ा के रहेंगे। अगर नहीं छुड़ा पाए तो एक ही रास्ता बचता है जिस पर कोई नहीं चलना चाहता, क्योंकि बेटा आत्मा है तो शरीर ईश्वर है, आत्मा नहीं तो शरीर नश्वर है। बंगाली बाबा के शरीर से अपनी 1 रुपए फीस मांगते हैं जो कि अब भी उसके पास नहीं थे, तो वो कहते हैं कि ये उधार आपकी अंतरात्मा को भारी पड़ेगा। अब सभी को स्नान घर में ले जाया जाता है जहां पानी नहीं था बल्कि जलती हुई आग उबल रही थी नीचे से। उस आग की लपटें इतनी तेज थीं कि सभी भाप बनकर उड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि के अपने आप को अपने बिस्तर में पाता है अंजलि के बगल में। उसे ऐसा फील होता है जैसे वो कोई सपना देख रहा था। वो बाथरूम जाता है अपना मुंह धोने तो पाता है कि उसकी दोनों उंगलियां कटी हुई हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि के अपने किसी और दोस्त को प्रयोगशाला जाने के लिए मना रहा है। वो पहले भी किसी को मना के भेज चुका है, इसलिए एक उंगली उसके पास आ चुकी थी। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों इस फिल्म को जब मैंने पहली बार देखा तो मेरा बस यही रिएक्शन था कि ये मैंने क्या ही देख लिया। अब कौन समझाएगा मुझे कि ये क्या था, समझ में ही नहीं आया था कुछ। और मुझे पता है कि आपको भी ज्यादा कुछ समझ आया नहीं होगा, पर परेशान मत होइए, मैं हूं ना। मैंने दुनिया भर का सब पढ़ के सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है, जो कि एक एक करके बताऊंगा कि आखिर इस मूवी का मतलब क्या है। पहली बात यह कि प्रयोगशाला, बाबा बंगाली, उंगलियां काटना, बहरा हो जाना, भाई को गैस चैम्बर में डालना, अंजलि का मर जाना, एनी और अंजलि सेम टू सेम होना, साइबेरियन आर्मी बेस, आखिर में आत्मा और शरीर का अलग हो जाना, ये सभी चीजें, ये सब कुछ के का भ्रम था। मतलब ये सब कुछ उसके दिमाग की उपज थी। सिंपल कहानी इस फिल्म की ये है कि के बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है, सब उसकी आदत से परेशान है। इस गंदी आदत की वजह से उसकी बीवी उसे छोड़ रही है, तो उसे रोकने के लिए के सिगरेट छोड़ने का फैसला करता है। के किसी प्रयोगशाला नहीं बल्कि एक अच्छे डॉक्टर के पास ही जाता है, जहाँ उसका इलाज चलता है। उस इलाज के दौरान ही उसने सारी चीजें अपने दिमाग में इमेजिन करी। आखिर में इलाज कामयाब हुआ और के की सिगरेट छूट गई। बस इतनी सी ही कहानी थी। इलाज में शायद ये किया गया कि उसकी याददाश्त ही खत्म कर दी और दोनों उंगलियां भी काट दी कि कभी पी ही ना सके। पर ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि सच में उसकी उंगलियां काटी गई थी। फिल्म के डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने हमारे दिमाग से खेलने के लिए न जाने क्या क्या दिखा दिया कि हम कंफ्यूज हो गए कि क्या था ये। ऐसा भी नहीं कि जो दिखाया सब फालतू है, हर सीन का एक मतलब है जो कि आपको अपनी बुद्धि के हिसाब से सोचना और समझना होगा। तो अब शुरू करता हूँ आपको बताना कि जो भी हमें दिखाया गया उन सभी सीन्स का मतलब क्या था। कि अपने आप को साइबेरियन आर्मी बेस पर पाता है। ये प्रतीत था कि उसे रोक के रखा गया है सिगरेट ना पीने से, लेकिन उसे तलब मचती है पीने की, तो वो खिड़की तोड़ करके बाहर भागता है सिगरेट पीने। उसकी जिंदगी में दो ही चीजें थी जो उसे सुकून देती थी, एक तो सिगरेट और दूसरा उसका बाथटब, जहां लेटकर वो आराम से सिगरेट पीता था बिना किसी के रोक टोक के। जब भी कुछ होता उसकी आंख बाथटब में ही खुलती। आखिर में जब उसकी अंतरात्मा जल गई तो वो अपने बेड पर जागा। तो मतलब यही कि उसे वो सारे सपने अब नहीं आने वाले और सिगरेट पीने की तलब अब नहीं उठेगी। बाबा बंगाली एक नॉर्मल डॉक्टर था और नॉर्मल अस्पताल में काम करता था। उसके काम करने का तरीका भी सिंपल ही था जैसे बाकी डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन के ने अपने दिमाग में उसे विलन की तरह बसा लिया। उसे इस नजर से देखने लगा कि वो उसे किसी भी हालत में रोकेगा सिगरेट पीने से, फिर चाहे उसकी फैमिली को ही हर्ट करना पड़े। दरअसल के की इस हालत से, उसकी इस आदत से उसकी फैमिली पर तो असर पड़ ही रहा था। भाई अस्थमा का मरीज था और अंजलि भी परेशान और छोड़ना चाहती थी। तो इस चीज को उसने उस तरह से इमेजिन किया। मतलब ये सारी चीजें उसने अपनी इमेजिनेशन में एक सजा के तौर पर बांट दी कि पहली सिगरेट पिएगा तो ये होगा, दूसरी पिएगा तो ये होगा, तीसरी पिएगा तो ये होगा। तो ऐसे करके उसने बांट दिया। साइबेरियन आर्मी बेस में जब वो घंटी बजाता तो एक टोन बजती जो कि डॉक्टर के मोबाइल की रिंग टोन थी। तो रियल में जो देखा सुना उसे अपने सपनों में, अपने भ्रम में शामिल कर लिया। जो हम पूरा दिन देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वही हमारे सपने में आता है। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन अजीब अजीब तरह से चीजें आती ही हैं। आपको समझ भी नहीं आता कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, इनका मतलब क्या है। वही चीज के साथ भी थी कि भ्रम में सब अजीब तरीके से होता, पर जागने के बाद उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब होता क्यों है, मतलब क्या है इन सब का। के की अंतरात्मा के से अलग हो गई। मतलब कि उसने पूरी तरह से सिगरेट पीने की अपनी बुरी आदत को छोड़ दिया है। वो जो तलब मचती थी वो अब खत्म हो चुकी है। तो वही हमें आखिर में देखने मिला। आखिर में जब उसने सिगरेट पीने के बजाय बाथटब में छलांग लगाई तो इसका मतलब ये था कि अब उसने पूरी तरह से सिगरेट छोड़ने का फैसला ले लिया है। उसने छलांग लगाई ये सोच के कि वो फिर से जाग जाएगा अपने सपने से, लेकिन असल में वो जागा नहीं बल्कि डॉक्टर के जाल में फंस गया और वो रास्ता चुना जो उसे चुनना नहीं था। मतलब वो सिगरेट पीना चाहता था लेकिन बाथटब में कूद गया तो जाल में फंस गया। असली में जब इलाज हो रहा होगा तो डॉक्टर ने उसे कन्विंस कर लिया कि अब तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी है। तो के उनसे कन्विंस भी हो गया। वो ₹1 देना भूल गया, जिसका नतीजा उसकी अंतरात्मा को भुगतना पड़ा। तो ₹1 का मतलब यहाँ उसकी जिम्मेदारियां हैं जिनसे वो दूर भागता था। अगर वो इन जिम्मेदारियों को पूरा करता, सिर्फ अपने से मतलब ना रखते हुए दूसरों को भी समझता, तो उसे इतना सब भुगतना ही नहीं पड़ता। लास्ट सीन में जहाँ वो देखता है कि उसकी दोनों उंगलियां कटी हुई हैं, उसका ये मतलब था कि अब उसने पूरी तरह से सिगरेट को त्याग दिया है। वो दोनों उंगलियां कोई रैंडम उंगलियां नहीं थी, उन्हीं उंगलियों से सिगरेट पकड़ी जाती है। तो जब वो उंगलियां ही नहीं, मतलब दिमाग में सिगरेट पीने की तलब भी नहीं, तो वो क्या ही सिगरेट पिएगा। फिर एकदम आखिर में ये दिखाना कि वो बाकी लोगों को भी सलाह दे रहा है प्रयोगशाला जाने की, तो मतलब वो नहीं चाहता कि बाकी भी ऐसे ही भुगते। प्रयोगशाला उसने जमीन की बहुत गहराई में इमेजिन करी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नरक पाताल लोक में होता है। कान वाली मशीन ये दर्शाती है कि पहले वो किसी की नहीं सुनता था, लेकिन अब वो बाकी सबकी भी सुनने लगा है और सुनने के लिए उसे अब ध्यान से सुनना पड़ता है। अब ये सब कुछ मैंने बताया फिल्म के हिसाब से कि क्या था कहानी में, लेकिन अब आपको बताता हूँ कि इस कहानी के जरिए अनुराग कश्यप ने अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स भी बताने की कोशिश की है। दरअसल ये फिल्म धूम्रपान छोड़ने के बारे में है ही नहीं और ना ही उसे सिखाने के बारे में है। सेंसर बोर्ड और बाकी सभी को लगा कि एक अच्छी फिल्म है जो कि सिगरेट छोड़ने के बारे में है, और असल में
में ये एक मेटाफर था फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। बात यह है कि इस फिल्म के आने के पहले अनुराग कश्यप की पिछली 2 फिल्में 5 और ब्लैक फ्राइडे सेंसर बोर्ड और सरकार ने बैन कर दी थी। उन्होंने बहुत माथापच्ची करी लेकिन फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। तो सेंसर बोर्ड को ताना कसते हुए उन्होंने फिर अपनी तीसरी फिल्म नो स्मोकिंग बनाई जो कि रिलीज भी हो पाई। सेंसर बोर्ड ने पास कर दी ये सोच के कि ये एक अच्छी फिल्म है, पर समझने वाले समझ गए कि ये उनके मुंह पर तमाचा है। आप के किरदार को अनुराग कश्यप समझिए और उसकी सिगरेट पीने की आदत को अनुराग सर की लिखने या फिल्म बनाने की आदत समझिए। के को सिगरेट पीने में आनंद आता है और उसी में उसे सुख मिलता है, इसलिए वो हर वक्त उसका सेवन करता है। लेकिन अंजलि और बाबा बंगाली और बाकी सब लगे हुए हैं उसकी ये आदत छुड़ाने में, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आखिर में के मजबूरन अपनी आदत छोड़ देता है, पर उसकी अंतरात्मा मर चुकी थी। वो बेजान सा हो गया था। उसमें वो जोश, वो एटीट्यूड, वो खुशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसकी उंगलियां कट गई तो सिगरेट नहीं पी सकता। उन्हीं उंगलियों से पेन भी पकड़ा जाता है, तो अगर वो काट दी जाए तो हम लिख भी नहीं सकते। तो सेंसर बोर्ड और सरकार ने उस चीज को खत्म करना चाहा जो अनुराग सर के लिए सबसे ज्यादा कीमती है, यानी कि फिल्म लिखना और उसे बनाना। उन्होंने उनकी उंगलियां काट दी ताकि लिख ही ना सके, यानी कि उनकी पहली फिल्म और दूसरी फिल्म बैन करा दी। जाहिर सी बात है कि एक फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत पैसा लगता है, तो उसे ऐसे बैन कर देना सही नहीं। फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो होना ही चाहिए। फिर वो तो सामने वाला डिसाइड कर ही लेगा कि बात सही है या नहीं, फिल्म देखनी है या नहीं। सिगरेट पीना गलत है, पर इस चीज की आजादी तो हो ही कि हमें चुनने का मौका मिले। तो यही चीज अनुराग कश्यप ने इस फिल्म के जरिए सभी को बताने की कोशिश की। ये फिल्म जब तक रिलीज नहीं हुई तब तक अनुराग सर हर जगह यही बोल के प्रमोशन करते रहे कि ये एंटी स्मोकिंग फिल्म है, ये एक अच्छा मैसेज देने वाली फिल्म है। मतलब उन्होंने झूठ बोला ताकि लोग देखने जाएं और ये भी बैन ना हो जाए। अगर बता देते कि इस फिल्म को बनाने में उनका असली मकसद क्या है तो सेंसर बोर्ड कभी रिलीज ही नहीं होने देता। और कहानी को थोड़ा इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड बनाया क्योंकि जो वो मैसेज देना चाहते हैं वो डायरेक्टली नहीं दे सकते थे। अब दिक्कत इस बात की है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो कोई भी इसका हिडन मैसेज समझ नहीं पाया, क्योंकि तब अनुराग कश्यप को कोई जानता ही नहीं था। तो उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनकी बैक स्टोरी कोई क्या ही जानता। पहली 2 फिल्में बैन हो गई और तीसरी फिल्म जो आई वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी कि किसी को समझ ही नहीं आई, तो ये बुरी तरह पिटी थी। उस टाइम पे लोग इतना दिमाग लगाने वाली मूवी पसंद भी नहीं करते थे, क्योंकि हिंदी सिनेमा में दौर ही नहीं था ऐसी फिल्मों का। तब बस कॉमेडी और एक्शन ही चलता था। पर अब जब लोग इन्हें जानते हैं, इनकी फिल्में देखते हैं और इनके फिल्म बनाने के तरीके को समझते हैं, तो अब जाकर लोगों को ये सारी थ्योरी समझ आई और फिर ये फिल्म कल्ट क्लासिक बन गई और इस पर इट वॉज एहेड ऑफ इट्स टाइम का टैगलाइन लग गया। ये फिल्म आप जब देखेंगे और दिमाग लगाएंगे तो अपने दिमाग की क्षमता के हिसाब से आप और भी चीजें समझ पाएंगे। ये एक ओपन एंडिंग फिल्म है, तो कोई कुछ भी सोच और समझ सकता है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है कि जो भी हमने देखा हर किसी के लिए उसका मतलब अलग होगा। हर किसी के हिसाब से मैं अगर बताऊं तो ये वीडियो फिल्म से भी बड़ी बन सकती है, इसलिए मैंने मेन चीजें ही बताई। एक चीज है जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि प्रयोगशाला में भूत जैसा हमेशा कोई टहलता हुआ दिखाई पड़ता था, तो वो कौन है? उसका चेहरा डरावना है और वो वहीं रहता है, पर उसका क्या मतलब है ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया। अब ऐसा भी नहीं कि गलती से दिख रहा हो, एडिटिंग करके ही उसे सीन में डाला गया, तो कोई ना कोई मतलब तो होना ही चाहिए। अगर आपको समझ आया हो तो बताना जरूर। एक चीज मैंने और नोटिस की कि जब एक आदमी प्रयोगशाला में एक स्टोर रूम जाता है जहाँ पर खूब सारी फाइलें रखी हैं सभी की, तो वहाँ के मेनन नाम से भी एक फाइल रखी हुई दिखाई पड़ती है। तो क्या पता के मेनन सर भी गए हों इस प्रयोगशाला में अपनी सिगरेट की आदत छुड़वाने। अब एक्टिंग की बात करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जॉन अब्राहम के अलावा ये रोल कोई और कर ही नहीं सकता था। ये किरदार उन्हीं के लिए बना था। आयशा टाकिया ने भी अच्छा काम किया है, पर अफसोस अब वो कहीं नजर नहीं आती। परेश रावल सर तो हैं ही अच्छे कलाकार, तो उनकी एक्टिंग में कुछ गलत हो ही नहीं सकता। अब वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। बाकी वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो या ना लगी हो उस हिसाब से आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक भी कर सकते हैं। जो नए लोग हैं या जो मेरी वीडियोस देखते हैं पर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, उन लोगों से कहना चाहूंगा कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही अच्छी मूवीज की एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए आत्मा है तो शरीर ईश्वर है, आत्मा नहीं तो नश्वर है।